हेलो बच्चों, आज हम वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। चैप्टर 10 है आपका। हमने इससे पहले वाले चैप्टर में क्या पढ़ा था? रे ऑप्टिक्स, जिसमें हमने क्या पढ़ा था? प्रोपगेशन ऑफ लाइट, कि लाइट एक जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करती है वो। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है और उसके क्या क्या फॉर्मूले होते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है? अगर लाइट के माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना पढ़ने हैं तो हमको वेव का कंसेप्ट यहाँ पे चाहिए, इसीलिए हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना क्या है? इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। इन तीनों को ही हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो वेव ऑप्टिक्स है, इसको पढ़ने के लिए वेव थ्योरी चाहिए, जो सबसे पहले दी थी हिगन ने, और उसके बाद उसको मॉडिफाई किया था फ्रेंसनल ने। ठीक है, वेव थ्योरी क्या कहती है हमको? ये हमको कहती है लाइट जो है वो एक एनर्जी की ही फॉर्म है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रेवल थ्रू ए मीडियम। वो किसी मीडियम में जब ट्रेवल करती है तो ट्रांसवर्स वेव मोशन बनाती है, मतलब जो है वो एक साइनोसोडल पाथ बनाती है। जैसे पानी की जो वेव होती है उसमें कोई पत्थर अगर डाल दोगे तो वेव जैसे ऊपर नीचे आती है ना, उसी तरह उसी मोशन को हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। उस फॉर्म में ये किसी मीडियम में ट्रेवल करती है। और जो स्पीड ऑफ लाइट होती है किसी मीडियम के अंदर, वो डिपेंड करती है उस मीडियम के नेचर पे। पानी में अलग स्पीड होगी, एयर में अलग होती है, किसी दूसरे मटेरियल ग्लास वगैरह में अलग होती है, जो हमने पढ़ा था। जिसका जैसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो ही उसकी स्पीड को बताता है। ठीक है, ये हमने सब कुछ पहले ही पढ़ा था कि ग्लास में कितना स्पीड होती है, वाटर में कितना होती है, एयर में कितना होती है। ठीक है, तो किसी भी वेव की स्पीड डिपेंड करती है उस मीडियम के नेचर पे कि वो मीडियम किस टाइप का है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। ठीक है, अब वेव थ्योरी पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ेगा वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या होता है? मतलब वेव का फ्रंट वाला हिस्सा। समझो, एक हमारे पास सोर्स है, एक पॉइंट सोर्स है, मतलब एक बल्ब मान लो बीच में रखा हुआ है किसी रूम के। जैसे उसको हम ऑन करते हैं तो उससे लाइट जो है, जो लाइट रेज है, वो अलग अलग डायरेक्शन में, हर एक डायरेक्शन में निकलेगी सेम स्पीड से। और एक सर्कुलर नहीं, एक स्फेरिकल फॉर्म में हमें क्या दिखाई देगी? लाइट एक स्फेरिकल फॉर्म में बढ़ती हुई। जैसे जैसे रेज आगे की तरफ जाएगी, ये जो स्फेयर है ये बड़ा होता चला जाएगा। ठीक है, तो रेज हमेशा इसी फॉर्म में आगे बढ़ती है। अगर हम देखें कि लाइट इस डायरेक्शन में कितना जा रही है, तो मान लेते हैं हम ये ले लेते हैं आधा स्फेयर। तो लाइट जो है ये आधा जो हेमीस्फेयर पार्ट है वो आगे की तरफ बढ़ता हुआ हमें दिखाई देगा। पहले यहाँ पे है, फिर यहाँ पे दिखाई देगा, फिर आगे, फिर आगे। जैसे पानी के अंदर पत्थर डालते हैं तो जो सर्कल बनते हैं वो बड़े होते रहते हैं। ठीक है, उसी को ही वेव फ्रंट हम कहते हैं। क्योंकि हमको किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्टडी करना है तो पूरा स्फेयर लेने की हमको जरूरत नहीं है, हम इस टाइप से देखेंगे। ये जो कर्व पार्ट है इन्हीं को ही हम वेव फ्रंट कहते हैं। ठीक है, ये बड़ा होता रहता है जब तक वेव आगे की तरफ मूव करती रहेंगी। वैसे तो ये और भी टाइप का होता है, सिलेंड्रिकल भी होता है और लीनियर भी होता है, पर हमको इस चैप्टर में सिर्फ स्फेरिकल ही देखना है। ठीक है, तो वेव फ्रंट क्या होता है? द कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल। जैसे मान लेते लाइट यहां तक पहुंच गई है, जो यहाँ पे पार्टिकल वाइब्रेशन में है, ये सभी पार्टिकल जो है इनकी वाइब्रेशन बिल्कुल सेम फेज के अंदर है, सेम टाइप पे सेम वाइब्रेशन कर रहे हैं। तो ये जो लोकस बना हुआ है इन सभी पार्टिकल का, जो लोकस है उसी को हम कहते हैं वेव फ्रंट। ठीक है, वो सारे पार्टिकल वेव फ्रंट में आते हैं जो सेम फेज के अंदर वाइब्रेट कर रहे हैं। तो जो हेगन प्रिंसिपल क्या कहते हैं, उन्होंने दो हाइपोथेसिस दिए थे। कि उन्होंने अपने हाइपोथेसिस में कहा था जब वेव फ्रंट मूव करता है किसी मीडियम के अंदर, तो किसी भी टाइम पे हम उसकी पोजीशन बता सकते हैं कि उसकी पोजीशन आगे कहाँ पे होगी। ठीक है, उसके बारे में दो पॉइंट उन्होंने यहाँ पे कही थी, दो हाइपोथेसिस दिए थे। पहला, एवरी पॉइंट ऑन ए गिवन वेव फ्रंट, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी वेव फ्रंट, act as a fresh source of new disturbance called secondary wavelet which travel in all the direction with the velocity of light in a medium। इसका क्या मतलब है? समझो, ये प्राइमरी सोर्स है। यहाँ पे जो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, जो भी लैंप होगा उसके अंदर जो भी पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा होगा उससे रेज निकलेगी। हमको स्टडी करना है इस वाली डायरेक्शन में, तो रेज आगे की तरफ जा रही है। ठीक, मान लेते हैं ये सारी रेज है ये यहाँ तक पहुंच गई है। ठीक है, ए बी, ये हमारा प्राइमरी वेव फ्रंट है। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो पार्टिकल रखे हुए हैं ये भी तो वाइब्रेट करेंगे, और ये सारे ही पार्टिकल सेम फेज के अंदर वाइब्रेट करेंगे क्योंकि ये सेम एक वेव फ्रंट पे है। ठीक है, जैसे पार्टिकल वाइब्रेट करेगा, अब ये भी तो हर डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा इसी की तरह।
ये वाइब्रेट करेगा तो यहाँ पे छोटा सा सर्कल बनना शुरू हो जाएगा, हर एक पार्टिकल के चारों तरफ डिस्टर्बेंस जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसके चारों तरफ डिस्टर्बेंस आ गई, इस पार्टिकल के भी, इसके भी और इसके भी। ठीक, अब क्योंकि ये पार्टिकल है, ये प्राइमरी सोर्स था, ये सेकेंडरी सोर्स है, अब यहाँ पे जो वाइब्रेशन हुई है ये अपने आप में ही एक फ्रेश सोर्स है डिस्टर्बेंस का, क्योंकि ये भी तो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे। जैसी एनर्जी इनसे आके टकराएगी ये वाइब्रेट करेंगे, ये वाइब्रेट करेंगे तो ये अब एक सोर्स की तरह काम करेंगे और ये अपने चारों तरफ भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, जो कि ट्रेवल करती है लाइट की स्पीड से किसी मीडियम के अंदर में। ठीक है, जो यहाँ से वाइब्रेशन निकल रही है वो वाइब्रेशन सेम ही है जो इसकी वाइब्रेशन है, जो लाइट की वाइब्रेशन या लाइट की वेलोसिटी होती है वो। ठीक है, अब अगर हम इन सभी सर्कल को जो यहाँ पे बने हैं, सर्कल का हो या स्फीयर का हो, इनको टेंजेंशियली अगर हम टच करें, एक सरफेस से इनको सबको टेंजेंशियली टच करें तो हमको सेकेंडरी वेव फ्रंट मिलता है। अच्छा, इनकी डिस्टर्बेंस से जो हमको मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, वेवलेट। ठीक है, जो डिस्टर्बेंस हमको यहाँ पे मिलती है, ये छोटे छोटे जो स्फीयर बने हुए हैं इनको हम कह सकते हैं सेकेंडरी वेवलेट। ठीक है, और इन सबको हम कवर करें टेंजेंशियली, एक सरफेस यहाँ पे बनाए जो कि मैंने रेड वाले पार्ट से बनाई है, इसको कहेंगे सेकेंडरी वेव फ्रंट। इसी तरह ये वेव फ्रंट आगे बढ़ता रहता है। ये वेव फ्रंट यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे जो भी पार्टिकल होंगे वो भी वाइब्रेट होना शुरू कर देंगे। ठीक है, फिर उनके चारों तरफ सर्कल बन जाएंगे, फिर ये आगे बढ़ जाएगा, तो ये पैरेलली मूव करता रहेगा आगे की तरफ। अभी यहाँ पे है, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, ऐसे ऐसे ये जो बनने वाला स्फीयर है वो बड़ा होता रहेगा। ठीक है, तो ये हैगन का प्रिंसिपल है। तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, ये प्राइमरी है, ये वेव बन गया, जैसे रेज आगे पहुंचेगी यहाँ के पार्टिकल सेम फेज के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे, तो जो यहाँ पे हम टेंजेंशियली एक सर्कल या स्फीयर बनाएंगे वो हो जाएगा सेकेंडरी। जैसे रेज आगे पहुंचेगी फिर ये सर्कल बड़ा हो जाएगा। इसी तरह वेव आगे की तरफ बढ़ती है वेव फ्रंट की फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे सिंगल वेव नहीं ले रहे हैं, हम सारी वेव का कंबाइंड ले रहे हैं। ठीक है, चलो अब हमें एक चीज देखनी है, क्या वेव फ्रंट से हम जो फिनोमिना पहले पढ़ते थे, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन, क्या इनको भी हम यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ। अभी हम इसको करके देखते हैं, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन कैसे हम यहाँ पे कर सकते हैं। देखो बच्चों, हमको रिफ्लेक्शन देखना है वेव थ्योरी के बेस पे। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना, ये वेव फ्रंट हो गया ए बी। ठीक है, जो इस पे वेव आती है वो हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे ही रहती है। ठीक है, तभी तो बनेगा ये, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था। देखो, ये एक तरह का स्फीयर बन गया, तो रेडियस इस स्फीयर के साथ 90 डिग्री एंगल ही तो बनाती है। ठीक है, तो सारी जो रेज है वो वेव फ्रंट के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पे एक मिरर रखा हुआ है नीचे और एक वेव फ्रंट आता है, इसको कहते हैं इंसिडेंट वेव फ्रंट। यहाँ पे आया, अब क्या होता है कि जो वेव है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये वाली वेव पहले टकराएगी। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट आई मान लिया हमने, टकराई यहाँ पे। अब क्योंकि पहले टकराएगी तो टकराने के बाद पहले सबसे पहले ही रिफ्लेक्शन इसी का होगा, जो दूसरे नंबर पे होगी उसका दूसरे नंबर पे रिफ्लेक्शन, जो तीसरे पे होगी उसका तीसरे नंबर पे रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, अब देखो, ये जो लाइट है ये, इसको कितना टाइम लगेगा यहाँ तक जाने में, जितना टाइम इसको यहाँ तक आने में लगेगा। मान लेते हैं कि लाइट की स्पीड c होती है और इसको टाइम लगा यहाँ तक t, तो ये जो पूरी लेंथ है वो हो जाएगी c t। डिस्टेंस ऐसे निकालते हैं, जितना टाइम इसको यहाँ तक जाने में लगेगा उतने टाइम में ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ तक आ जाएगी। इसका मतलब ये भी कितना होगा, c मल्टीप्लाई t। फिर अब देखो, ये जो लेंथ है वेव फ्रंट की लेंथ तो सेम ही रहेगी। अब हम क्या करते हैं, देखो, ये पता लगाने के लिए कि वेव फ्रंट जब ये लाइट यहाँ तक टकराएगी तो ये वाली कहाँ तक जाएगी, हम इतना एक आर्क लेते हैं और यहाँ पे रख के एक आर्क लगाते हैं इस टाइप से, फिर इस पॉइंट को इससे मिला देते हैं, तो ये जो डिस्टेंस निकली है ये ct ही निकलेगी। ठीक है, अब ये बन गया हमारा रिफ्लेक्टिव वेव फ्रंट। तो सारी वेव बाहर की तरफ, वेव ऐसे टकराएंगी और वापस चली जाएंगी। ठीक है, अब हमें यहाँ पे यूज करनी है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री यूज कैसे करेंगे, हमारे पास दो ट्राइंगल आ गए, एक तो आ गया ए बी ए डैश। अच्छा, ये वाला एंगल देखो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है r, तो हमारे पास ट्राइंगल ए बी ए डैश एंड ट्राइंगल ए बी डैश ए डैश, ए बी डैश ए डैश। देखा जाए तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। क्यों, एक साइड ये इसके इक्वल है,
वेव फ्रंट की लेंथ तो इक्वल होगी होगी, दूसरा इनका बेस सेम है, ठीक। तो ट्रिपल एस से क्या हो जाएगा, बाय साइड 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 ट्राइंगल ए बी ए डैश कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए बी डैश ए डैश, ठीक है, ठीक है। कह सकते हो कि ए बी इक्वल टू ए डैश बी डैश, और ये वाली तो कॉमन ही है, ए डैश कॉमन, और तीसरी क्या हो सकती है, जो ये लेंथ है हमारी कि ए बी डैश इक्वल टू बी ए डैश, क्योंकि दोनों ही सी टी है, ठीक है। अब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनका क्रॉसपोंडिंग पार्ट भी क्या होते हैं, इक्वल। इसका मतलब यहाँ से जो एंगल आई बन रहा है वो आर के इक्वल होगा, तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, सी पी सी टी, क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर इक्वल, ठीक है। अब यही तो होता है हमारा पहला रूल, यही तो कहता था कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा देखो भाई, ये रेज जो है 90 डिग्री एंगल पे है, इससे भी 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, ये नॉर्मल जो है इस प्लेन का नॉर्मल हो गया ये, ठीक है। तो तीनों ही प्लेन, ठीक है, जो ये प्लेन है उस पर नॉर्मल भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है हमारा, ये इंसिडेंट भी और आउटगोइंग भी, ठीक है। तो इसको कहेंगे हम इंसिडेंट वेव फ्रंट रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट एंड नॉर्मल, ऑल आर इन सेम प्लेन, तीनों ही सेम प्लेन में लाई करेंगे। यह था हमारा दूसरा रूल। अब चलते हैं रिफ्रैक्शन की तरफ। देखो बच्चों, अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है। ये हमारा ए बी एक वेव फ्रंट है जो इंसिडेंट हो रहा है किसी ग्लास स्लैब के अंदर, ठीक है, ठीक है। अच्छा देखो, ये जो वेव फ्रंट ए बी है इसका इंसिडेंट एंगल है आई और ये भी आई। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों की ये आई क्यों हुआ है, समझो। देखो ये 90, अच्छा इसको कोई भी एंगल मान लो अपनी मर्जी से, इसको एक्स मान लो, रफली बता रहा हूँ। अच्छा ये वाली बात देखो कि ये जो है एक्स प्लस आई, इसको अभी कुछ मत मानो, इसको एंगल मान लो, इसको मान लो तुम ए, समझने के लिए। तो एक्स प्लस ए कितना है, 90 डिग्री, 90 तो होना चाहिए क्योंकि ये नॉर्मल है, ठीक। उसी तरह इधर आ जाओ, जो रेज होती है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, यहाँ पे आई प्लस एक्स इक्वल टू ये भी 90 डिग्री। तो जब दोनों ही 90 के इक्वल है, ये भी एक्स यहाँ पे है, तो ए की वैल्यू आई तो होनी चाहिए। तो ये जो ए है ये आई तो है, ठीक है, इसीलिए ये एंगल और ये एंगल दोनों आई ही होती है, ठीक है। वेव फ्रंट यहाँ से टकराया तो ये रिफ्रैक्ट होके अंदर की तरफ चला जाएगा, ये सेकंड नंबर पे रिफ्रैक्ट होगा, ये थर्ड नंबर पे। जब तक ये यहाँ तक पहुँचेगा, इस पॉइंट तक, कितना टाइम लगेगा इसको इस पॉइंट तक पहुँचने में, यहाँ से यहाँ तक इसको लगेगा, जो इसके यहाँ पे स्पीड है C1 और T। दूसरा, जब तक ये यहाँ पहुँचेगा ये आगे निकल चुका होगा, ठीक है। इसके अंदर स्पीड कितना होगी लाइट की, इसके अंदर होगी C2T। जितने टाइम में यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा T टाइम में, उतने टाइम में ये यहाँ तक पहुँच पाएगा, तो C2T। हम क्या करेंगे, इतना ही देखो, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे चेंज हो गई है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जब आर्क लगाते हैं इतना डिस्टेंस लेके C2T, तो यहाँ तक मिलता है, फिर इस पॉइंट को इससे मिला देते हैं। हमारे पास दो ट्राइंगल बन गए, एक ट्राइंगल हो गया ये और एक ट्राइंगल बन गया ये। अब हमें यहाँ पे बस वही ट्राइंगल को देखना है कि ये ट्राइंगल किस तरह है। देखो भाई, सबसे पहले तो हम बात करते हैं वेव फ्रंट की, तो लेंथ तो इक्वल ही रहेगी, ठीक है। ये दोनों साइड इक्वल है, ये वाली साइड कॉमन है, पर एक चीज़ हमें और देखनी पड़ेगी, वो क्या है, पर हमें इसमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। साइन आई लेते हैं पहले तो। साइन आई क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या पे हो जाएगा, C1T डिवाइड बाय बेस, बेस हो गया ए डैश, साइन आर ले लेते हैं यहाँ से, परपेंडिकुलर C2T, फिर से वही बेस, यहाँ पे सॉरी बच्चों ये बेस नहीं है, ये हाइपोटेनस है, ठीक है, मैंने इसको बेस बोल दिया। परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस, ठीक है, डिवाइड कर देते हैं, साइन आई डिवाइड बाय साइन आर, इससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा C1T, ऐसे डिवाइड करेंगे तो C2T, ये कट जाएगा, नीचे वाला दोनों कट जाएगा, T से भी T कट, मतलब C1 डिवाइड बाय C2,
और यही तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही है, तो यही तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। और इसी को तो हम कहते हैं स्नेल लो। स्नेल लो हमको यही तो बताते हैं कि साइन आई डिवाइड बाय साइन आर इक्वल टू म्यू। ठीक है, यही हमारा स्नेल लो है। और दूसरा देखो, ये तीनों ही एक ही प्लेन में लाई करते हैं। इनका इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टिव वेव फ्रंट और जो नॉर्मल है, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्शन भी हमने वेव थ्योरी से पढ़ लिया है। अब चलते हैं आगे। देखो बच्चों, अब हमें वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी बतानी है अलग अलग मीडियम में कितना होती है। मान लेते हैं हमने यहाँ पे एक बल्ब को ऑन किया, इससे वेव निकलती है, एक वेव को हमने पकड़ लिया है। इसके यहाँ पे जो वेवलेंथ है वो λ1 है, वेलोसिटी λ2। जैसे ही दूसरे मीडियम में एंटर करेगी, ये हो गया हमारा मीडियम 1 और ये हो गया हमारा मीडियम 2। लाइट की स्पीड चेंज होती है। अच्छा, मान लेते हैं रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, ये एयर है और मान लेते हैं इधर पानी या ग्लास है, कोई दूसरा मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये हो गया। ठीक है, वो बाद में देखेंगे। अब देखो, लाइट की फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी 1 मीडियम में है वही 2 में रहेगी। फ्रीक्वेंसी मीडियम के बदलने से नहीं बदलती। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो लाइट के सोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है। फ्रीक्वेंसी बनती है यहाँ पे कि यहाँ इसके अंदर जो पार्टिकल है वो किस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा है। वो बीच में मीडियम कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी फ्रीक्वेंसी से चलता रहेगा। ठीक है, अब क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम है तो क्या होता है कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है उसकी स्पीड कम हो जाती है। स्पीड कम होने के साथ साथ उसकी वेवलेंथ भी कम हो जाती है। ठीक है, स्पीड भी कम होगी, वेवलेंथ भी छोटी हो जाएगी। अगर यहाँ पे वेव लंबी थी तो यहाँ पे उसकी लेंथ कम हो जाती है। कितना कम होती है? अगर मैं यहाँ की बात करूं तो जो वेवलेंथ है वो λ1 डिवाइड बाय इस मीडियम का जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो। वेलोसिटी की बात करें, वो भी जो वेलोसिटी इस मीडियम में उसको डिवाइड करो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, तो इतनी यहाँ पे वेलोसिटी हो जाती है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करने के लिए वेवलेंथ और वेलोसिटी आपस में एडजस्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझो, ये कोई मीडियम है, एग्जाम्पल इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे वेलोसिटी v1 है, यहाँ पे v2 है, तो इसके अंदर वेलोसिटी कितना होगी वो हमको निकालनी है। तो v2 क्या निकालोगे? जो v1 होगा वो डिवाइड बाय 2, मतलब वेलोसिटी आधी हो जाएगी। अगर यहाँ वेलोसिटी 3 लाख है तो यहाँ पे 1.5 लाख हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह वेवलेंथ की बात करेंगे तो वेवलेंथ कितना हो जाएगी? वेवलेंथ भी हाफ हो जाएगी। अगर यहाँ पे वेवलेंथ 1 मीटर है तो यहाँ पे आधा मीटर रह जाएगी। तो ऐसे ही वेवलेंथ और वेलोसिटी चेंज होती है मीडियम के बदलने से, पर क्या चेंज नहीं होता? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब देखो बच्चों, हमारे पास एक प्रिज्म है, यहाँ से एक वेव फ्रंट आ रहा है। ठीक है, इसके अंदर एंटर करता है। क्योंकि ये वाला हिस्सा ज्यादा थिक है, ऊपर का हिस्सा काफी पतला है, तो वेव फ्रंट जैसे ही यहाँ से गुजरेगा, क्योंकि लाइट की स्पीड तो कम होगी इसके अंदर। ठीक है, तो जैसे ही ये इधर की तरफ जाएगा, यहाँ पे इसको कम डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, तो ये ऐसे ही अपने आप पैरेलल आएगा। ठीक है, नीचे वाला हिस्सा जो है इसका वो काफी कम स्पीड से चलेगा, ऊपर वाला हिस्सा ज्यादा स्पीड से चलेगा, तो ऐसे आएगा ये। ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा ज्यादा स्पीड से चलेगा और जैसे जैसे आएगा ऐसे ऐसे वो निकल जाएगा। यहाँ पे स्पीड कम है क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ एयर है और ऊपर से ये काफी पतला है, तो ऊपर वाले वेव फ्रंट की जो वेलोसिटी है वो थोड़ी तेज रहेगी, नीचे वाला पार्ट थोड़ा आराम आराम से चलेगा। तो कुछ इस तरह हमको दिखाई देगा। ठीक है, उसी तरह लेंस की बात करते हैं। लेंस जो होता है बीच में थिक होता है, साइड में पतला होता है, तो यहाँ पे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी। तो जैसे वेव फ्रंट यहाँ से एंटर करेगा तो वो बीच में से वेव फ्रंट थोड़ा पीछे रह जाएगा और ये वाले वेव फ्रंट आगे की तरफ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसको ज्यादा डिस्टेंस चलनी पड़ी है, तो आराम आराम से यहाँ पे चलेगा, पर यहाँ से थोड़ा आगे निकल जाएगा। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। यहाँ पे अगर मिरर रखा हुआ है तो जैसे वेव फ्रंट आएगा, क्योंकि वेव फ्रंट क्या करता है, अंदर की तरफ कन्वर्ज हो जाता है, तो वेव फ्रंट एक तो छोटा भी हो जाएगा और ठीक है पर रहेगा इसके पैरेलल। अब देखो बच्चों, बात करते हैं सुपरपोजिशन की। सुपरपोजिशन दो या जो दो से ज्यादा वेव जब एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो जाती है तो उनकी रिजल्टेंट वेवलेंथ या रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना हो जाता है। समझो, पहले यहाँ पे एक वेव थी जिसका एम्पलीट्यूड y1 था और देखिए दूसरी वेव थी जिसका एम्पलीट्यूड
y2 है। जब ये दोनों आपस में सेम फेज के अंदर ट्रेवल कर रही है तो जो इनका एम्पलीट्यूड है वो दोनों एड अप हो जाएंगे और वो भी वेक्टर एड अप हो जाएंगे, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट आएगा वो उन दोनों का एड अप होगा, ठीक है। अगर दो से ज्यादा वेव है तो सबको हमको ऐड कर देना है। उसी तरह यहाँ पे भी देखो, एक वेव तो एक वेव है पॉजिटिव और इधर एम्पलीट्यूड है नेगेटिव, तो जब दोनों मिल जाएंगे तो एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। इसमें भी सेम वही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, उनका वेक्टर सम ऐड कर देना है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालने के लिए, ठीक है। तो जैसे दो वेव सुपर इम्पोज हो जाएगी तो दोनों मिलके फिर एक वेव बनाएगी, ठीक है। अब ये दो वेव यहाँ पे ट्रेवल नहीं कर रही है, दोनों कंबाइंड होके एक बन गई है ये। उसी तरह ये दोनों वेव भी कंबाइंड होके एक वेव बन गई है जिसका एम्पलीट्यूड इन दोनों के सम के बराबर है। हाँ, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव के साथ ऐड होगा, ये पॉजिटिव है दोनों तो पॉजिटिव के साथ ऐड होंगे, ठीक है। देखो बच्चों, अब पढ़ते हैं कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट एडिशन ऑफ लाइट वेव। इसका क्या मतलब होता है वो हम आगे देखेंगे। मान लेते हैं दो लेजर लाइट यहाँ पे रखी हुई है। लेजर लाइट क्यों कह रहा हूं मैं, हमको यहाँ पे जो लाइट की जरूरत है वो मोनोक्रोमेटिक लाइट होनी चाहिए, मतलब सिंगल कलर की होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से इस पी पॉइंट पे हमको देखना है, जैसे ही इसको ऑन करते हैं तो ये लाइट यहाँ पे जाती है, इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पे जाती है। अच्छा, एक बात और याद रखना, लाइट वैसे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, पर लाइट का इलेक्ट्रिक जो वेक्टर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसी की वजह से लाइट हमको दिखाई देती है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये जो लाइट है इसकी इक्वेशन है हमारे पास E1 इक्वल टू A1 कोस ओमेगा 1t प्लस ये A1 का मतलब इसका एम्पलीट्यूड, ओमेगा मतलब इसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और इसका फेज जो है, ठीक। उसी तरह इसकी बात करते हैं E2 की, A2 कोस ओमेगा 2t प्लस फाई 2, ठीक है। अब देखो, अगर मैं पहले इसको ऑन करता हूं, इसको अभी ऑफ रखा है, इसको ही जैसे ऑन करता हूं तो पी पॉइंट पे जो मुझको इंटेंसिटी मिलेगी, इंटेंसिटी होती है के E1 स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रखूं तो ये हो जाएगा के A1 स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा 1t प्लस फाई 1, ठीक है। अगर मैं इसको इंडिविजुअली इसको ऑन करूंगा तो मुझको इंटेंसिटी मिलेगी के E2 स्क्वायर के A1 A2 कोस स्क्वायर ओमेगा 2t प्लस फाई 2, ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखना, फॉर फुल साइकिल कोस एक्स की वैल्यू होती है 0, पर वहीं कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू होती है 1/2। पूरी साइकिल के लिए बात कर रहा हूं मैं, पूरी जो साइकिल यहां तक होती है। अब इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, इस पूरे की वैल्यू हाफ, इसकी वैल्यू भी हाफ, तो यहां से निकल के आया I1 क्या जाएगा हमारा के A1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 और I2 आ जाएगा के A2 स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो इनकी इंडिविजुअल इंटेंसिटी जो यहाँ पे है I1 I2 है, पर अगर हम इनको एक साथ इल्यूमिनेट करें, एक साथ दोनों का स्विच ऑन करें, तब क्या होता है, तब हमको कुछ अलग ही देखने को मिलता है, ठीक है। तो इल्यूमिनेट एट सेम टाइम, इल्यूमिनेट सेम टाइम पे करने पे जो हमें यहाँ पे इंटेंसिटी मिलती है, समझो एक नॉर्मल बल्ब आप कमरे में जलाओगे उसकी इंटेंसिटी है, उसको बंद करके दूसरे को जलाओगे उसकी इंटेंसिटी है, पर अगर दोनों को एक साथ चलाओगे तो आपको एकदम से ब्राइटनेस फील होगी, ठीक है। आंखों में कुछ ज्यादा ही ब्राइटनेस आपको फील होगी। ऐसा क्यों होता है अभी देखना। तो जो टोटल इंटेंसिटी है वो होती है के, अब क्योंकि दोनों एक साथ इल्यूमिनेट हुई है तो E1 प्लस E2 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पहुंचा एक ही टाइम पे, तो E1 प्लस E2 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा कि A1 स्क्वायर प्लस के E2 स्क्वायर प्लस 2k E1 E2, ठीक है। तो ये तो हमारी इंटेंसिटी हो गई I1, ये हो गई हमारी I2, और इस इंटेंसिटी का नाम दिया है हमने I12। ये बहुत खास है, ये जो टर्म हमारी है इसी को कहते हैं इंटरफेरेंस, या इसी को कहते हैं इंटरफेरेंस टर्म। जब दोनों लाइट एक दूसरे से इंटरफेयर करती है,
जब दो वेव एक दूसरे से इंटरफेयर करती है तो ये हमको इंटेंसिटी एक्स्ट्रा मिलती है 2k E1 E2। इसी को हमको आगे देखना है। अब देखो बच्चों, E1 और E2 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो 2k E1 की वैल्यू थी हमारी, मतलब वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे A1 A2 कोस ω1t प्लस φ1 कोस ω2t प्लस φ2, दोनों की मल्टीप्लाई करके ये आ गया, एक लंबी सी इक्वेशन बन गई। अच्छा, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी तो 2 cos A cos B, ये होता है हमारा cos, दोनों एंगल को ऐड करो प्लस प्लस फिर दोनों एंगल को माइनस करो, ठीक है। ये होता है ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला। अब क्योंकि ये वाली हमको टर्म पहले से दी हुई है, ठीक है, ये हमारा ए की तरह बिहेव करेगा और ये बी की तरह, 2 भी हमारे साथ है। अब हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा कन्वर्ट आई, अच्छा यहाँ पे 1 2 था, 1 2, ये हो जाएगा हमारा 2k, 2 नहीं आएगा, 2 को कट करो, A1 A2 cos A cos B, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। तो एक बार तो हमको ऐड करना है, दोनों एंगल को ऐड करेंगे। तो ऐड करते टाइम में ये देखता हूं कि दोनों इनको ऐड किया प्लस प्लस 2, ठीक है, प्लस अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, इस एंगल में से इसको माइनस करेंगे, कोस ω1 माइनस ω2 t प्लस φ1 माइनस φ2, ठीक है, ये इसके अंदर है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इफ अगर हमने जो दोनों यहाँ पे सोर्स लिए है, दोनों की एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए तो क्या होगा, ये देखो। और दूसरा देखो बच्चों, अभी मैंने कहा था कि जो कोस है, कोस एक्स होता है 0 फॉर फुल साइकिल। अगर फुल साइकिल के लिए कोस की वैल्यू निकालोगे तो वो 0 आती है। इसका मतलब ये जो पूरी वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है, ये इक्वल टू आएगी 0, ठीक है। तो I12 आ जाएगा मेरा k A1 A2। यहां से देखते हैं, अगर मैंने दोनों फ्रीक्वेंसी सेम ली है, ये तो पहले से 0 हो गया। बात करते हैं अब इसकी कोस φ1 φ2, ये निकल के आई है, ठीक है। अब देखो बच्चों, एक चीज हमने अभी पढ़ के आए थे, I1 क्या होती है, k A1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2। यहां से मैं A1 की वैल्यू निकालूंगा तो यह आ जाएगी, यहाँ पे A1 स्क्वायर आ जाएगा 2I1 डिवाइड बाय k, ठीक है। और अगर मैं A1 की वैल्यू निकालूं तो यह आ जाएगा √2I1 डिवाइड बाय k। उसी तरह मेरा A2 भी क्या आएगा, 2I2 डिवाइड बाय k। दोनों वैल्यूज को यहाँ पे A1 A2 की जगह रख देते हैं। तो A12 आ जाएगा मेरा k √2I1 डिवाइड बाई k 2I2 डिवाइड बाई k कोस φ माइनस φ2, ठीक है। देखो बच्चों, 2 का भी यहाँ पे पेयर बन रहा है, k का भी बाहर आ जाएंगे, तो k बाहर आएगा तो कट जाएगा, तो ये बचेगा 2 √I1I2 कोस φ1 माइनस φ2। तो ये आ गई हमारी इंटरफेरेंस टर्म। जो इंटेंसिटी है वो इस टाइप से होगी, ठीक है, 2I1I2 कोस φ1 माइनस φ2। अब देखो बच्चों, अगर φ1 माइनस φ2 ये वैल्यू कांस्टेंट रहनी चाहिए। अगर ये वाली वैल्यू कांस्टेंट नहीं है तो ये फुल साइकिल के लिए कोस की वैल्यू फिर से 0 हो जाएगी। फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहना चाहिए, तभी जाके हमको ये वाली इंटेंसिटी मिल पाएगी। हाँ, हमारे पास 2 अलग अलग सोर्सेज है, मान लेते कि उनकी, चलो मान लेते ये बराबर है, दोनों की एंगुलर फ्रीक्वेंसी बराबर है, पर ये वाली जो वैल्यू है चेंज, ठीक है, कितने भी हम अच्छे सोर्स ले ले तब भी ये वाली वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती, और ये वाली वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती तो ये वाली टर्म हमको नहीं देखने को मिलती। इसका फिर क्या सॉल्यूशन है, फिर हम क्या करते हैं, हम जो हमारा सोर्स है, 2 अलग अलग सोर्सेज की जगह हम एक ही सोर्स को 2 बना देते हैं। कैसे, एक को रिफ्लेक्शन कर देते हैं, एक सोर्स यहां रखा है, दूसरे को उधर मिरर रख देंगे तो लाइट मिरर से टकरा के उस तरफ चली जाएगी। मतलब एक ही सोर्स को 2 में बना देते हैं,
रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन करने से। ऐसा करने से क्या होता है, ये कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता। ऐसा करने से हमको दो कोहेरेंट सोर्स मिलते हैं। कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं, जिनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी सेम होती है और फेज डिफरेंस या तो बराबर होता है या उन दोनों का जो ये है सब्स्टिट्यूशन, ये उन दोनों का जो सब्सट्रैक्शन है वो कांस्टेंट रहता है, मतलब कि उनका डिफरेंस कांस्टेंट रहता है। तो अब पढ़ते हैं कोहेरेंट सोर्स किसको कहते हैं। देखो बच्चों, कोहेरेंट सोर्स वो किन को कहते हैं। दो सोर्स कोहेरेंट कब हो सकते हैं, इमिट कंटिन्यूअस लाइट वेव ऑफ सेम वेवलेंथ, दोनों की वेवलेंथ सेम होनी चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी और सेम फेज, या तो दोनों का फेज एंगल सेम होना चाहिए, मतलब एक ही जगह से स्टार्ट होनी चाहिए, एक ही जगह पे दोनों की वैल्यू 0 होनी चाहिए, एक ही जगह पे मैक्सिमम होनी चाहिए सब कुछ, या जो फेज का डिफरेंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब φ1 माइनस φ2, तभी जाके वो कोहेरेंट सोर्स हो सकता है। अच्छा, कंडीशन क्या है, टू इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट कैन नॉट बी कोहेरेंट। अगर दो अलग अलग सोर्सेज लोगे, दो अलग अलग लाइट लोगे, तो वो कभी भी कोहेरेंट नहीं होती। ठीक है, अब टू कोहेरेंट सोर्स ये कहां से हम ऑब्टेन कर सकते हैं, एक ही सोर्स को, सिंगल सोर्स ऑफ लाइट बाय रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन। समझो, एक सोर्स हमारे पास यहाँ है, हमने इधर मिरर रख दिया, तो जब वेव इधर से आगे टकराएगी तो फिर इधर जाना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इनकी दोनों की एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है, दोनों की फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी और दोनों सेम ही तो फेज में है, तो ये भी कांस्टेंट रहेगा। तो एक ही सोर्स को दो में कन्वर्ट कैसे करते हैं, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन से, तब जाके हमको यहाँ पे इंटरफेरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, तो इनका जो पाथ डिफरेंस है वो स्मॉल होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि सोर्स यहाँ रखा है और दूसरा हमने मिरर काफी दूर रखा हुआ है, मतलब ये लाइट को ट्रेवल करने में इसको काफी ज्यादा टाइम लग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कम होना चाहिए, मतलब लगभग दोनों की जो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है ये थोड़ी बहुत ही ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए, ऐसा नहीं है ये काफी दूर से रिफ्लेक्शन होके आ रही है। ठीक, अच्छा, दूसरी बात क्या है, ये जो दोनों सोर्सेज है, हमको यहाँ पे जो लाइट यूज करनी है वो मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करनी है, जो सिंगल कलर देती है, जैसे कि लेजर लाइट, तभी जाके हमको यहाँ पे एक अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलेगा। इंटरफेरेंस पैटर्न के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, काफी इंपोर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, वो हम करते हैं आगे। अब बच्चों देखो, पढ़ते हैं हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको क्यों पढ़ाया जाता है, ये समझो कि शुरुआत यहाँ से ही हुई है। आज के टाइम पे आप स्क्रीन पे, चाहे फोन की स्क्रीन हो, टीवी की स्क्रीन हो, किसी भी टाइप की स्क्रीन पे जो भी फोटो आज आपको दिख रहा है, कैमरे की स्क्रीन हो, वो यहाँ से ही शुरू हुआ है कि लाइट जो है, जो दो वेव आपस में इंटरसेक्ट करती है, इंटरफेरेंस करती है, तो क्या होता है, इमेज वहां पे बनती है। ठीक है, पर ये एक्सपेरिमेंट सालों पहले, सदियों पहले किया गया था, ये काफी इसने एक ब्रेक थ्रू दिया, पर हम इसको शुरू से समझते हैं ऐसा क्यों हुआ। इंटरफेरेंस का मतलब होता है जब दो लाइट आपस में इंटरफेयर करती है। ठीक है, इंटरफेयर करने का दो तरीका है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इट इज अ फिनोमिना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी। लाइट की एनर्जी जो है वो आपस में रीडिस्ट्रीब्यूट होती है इन ए मीडियम ऑन अकाउंट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव। जब लाइट वेव सुपर इम्पोज होती है तो उसकी एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है जब वो टू कोहेरेंट सोर्स से आए। ठीक है, ये कब तभी होगा जब लाइट के जो दोनों सोर्स है वो कोहेरेंट है। समझो, अगर मान लेते हैं कि मैं एक सोर्स रखूं यहाँ पे और इधर मैंने स्क्रीन रखी, समझो यहाँ पे अभी दो नहीं है, एक ही सोर्स है और यहाँ पे स्क्रीन रखी हुई है, जैसे मैं ऑन करूंगा तो मुझको स्क्रीन बिल्कुल नॉर्मल स्क्रीन दिखाई देगी, कुछ भी अलग यहाँ से नहीं दिखाई देगा। ठीक है, जैसे ही मैं दूसरा सोर्स यहाँ पे लगाता हूँ, कोहेरेंट सोर्स, और ये कैसे लगाते हैं हम, ये लगाते हैं मिरर की मदद से, रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन करके। ठीक है, जब ये दोनों लाइट मान लेते हैं इस पॉइंट पे जाके मिलेगी, क्योंकि वेव तो हर जगह से निकलती है ना, जब ये वेव और यहां से निकली वेव आपस में मिलेगी तो इंटरफेरेंस पैटर्न हमको मिलेगा। ये दोनों हमने एक साथ ही ऑन की है। ठीक, अब क्या होता है कि ये दो तरीके से इंटरफेस कर सकती है। अगर दोनों के क्रेस्ट, मतलब ऊपर वाला हिस्सा दोनों वेव का अगर मिलेगा तो उसको कहेंगे कोहेरेंट, और अगर एक का अपर और एक का नीचे वाला हिस्सा आपस में ज्वाइन करेगा उसको कहेंगे हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। देखो बच्चों, लाइट की जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है, अगर वो मैक्सिमम होती है किसी पॉइंट पे तो वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और अगर वो मिनिमम होती है रिजल्टेंट इंटेंसिटी तो डिस्ट्रक्टिव होता है। मतलब ये एक वेव है, ठीक है, अगर एक वेव तो ये हो गई और दूसरी वेव है,
उन दोनों का ये आपस में ज्वाइन हो जाता है, ठीक है, अपर पार्ट से ज्वाइन हो जाता है, तो यहाँ पे इंटेंसिटी मिलती है हमको मैक्सिमम। पर अगर मान लेते एक वेव हमारी इस टाइप से है और दूसरी वेव जो जा रही है वो इस टाइप से जा रही है ऐसे, तो ये क्या करेंगी वेव, ये एक दूसरे के इम्पैक्ट को खत्म कर देती है। यहाँ पे ये ऊपर वाला पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी मिलेगी वो मिलेगी मिनिमम, ठीक है, ये एक दूसरे के इम्पैक्ट को कट कर देगी। तो यही इंटरफेरेंस हमको पैटर्न देखने को मिलता है। यहाँ पे मान लेते हैं दोनों जो क्रेस्ट होता है, ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं, क्रेस्ट। जब ये आपस में यहाँ पे इंटरफेयर करेगा तो यहाँ पे काफी ज्यादा ब्राइटनेस हमको देखने को मिलेगी। और वो पार्ट जहाँ पे एक का क्रेस्ट और दूसरे का थ्रो जो मिलता है आके, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता, डार्क मिलता है। तो ऐसा पैटर्न इस पूरी स्क्रीन पे बन जाता है। ये हमने कहाँ देखा है, ये देखेंगे हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उसमें देखो बच्चों, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसमें क्या होता है, एक सोर्स होता है, सिंगल सोर्स, ठीक है, यहाँ पे छोटी सी ओपनिंग है, ओपनिंग को ही स्लिट कहते हैं, ठीक है, छोटी छोटी सी जगह होती है। यहाँ से लाइट आई मतलब वेव फ्रंट आई, फिर यहाँ पे दो छोटी छोटी और ओपनिंग होती है। तो एक ही सोर्स से दो यहाँ पे अलग अलग ओपनिंग से लाइट एंटर करती है। अब क्योंकि यहाँ पे फिर वापस से वेव फ्रंट बनते हैं, इसके भी बनते हैं, आपस में इंटरफेरेंस करेंगे, ठीक। जो रेड वाला पार्ट है वो है ऊपर का क्रेस्ट, और जो यहाँ पे नीचे वाला पार्ट है ये है नीचे का थ्रो, ठीक है, ये समझ लेना। इसमें जो ग्रीन वाला पार्ट है वो थ्रो है और रेड वाला पार्ट क्रेस्ट है। जब ये यहाँ पे वेव फ्रंट है, उनके क्रेस्ट पार्ट आपस में कोइंसाइड करते हैं, इंटरफेस करते हैं, तो ब्राइट फ्रिंज बनता है बिल्कुल। और एक का क्रेस्ट और दूसरे का थ्रो जब आपस में मिलते हैं तो डार्क फ्रिंज बनता है, ठीक। देखने में कुछ ऐसा सेटअप होता है, छोटी छोटी ओपनिंग है, यहाँ से लाइट आती है, ये हमारा सोर्स हो गया एस। तो जैसे इन ओपनिंग से लाइट आती है तो सामने जो स्क्रीन है उस पर डार्क और ब्राइट फ्रिंज हमको देखने को मिलते हैं। रेड वाले हो गए ब्राइट और ये हो गए डार्क फ्रिंज। ऐसा क्यों होता है, देखो बच्चों, जब लाइट दोनों क्रेस्ट यहाँ पे आके इंटरफेयर करेंगे तो यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज हमको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे एक का क्रेस्ट और दूसरे का थ्रो आपस में इंटरफेस करेंगे तो एक दूसरे को कट कर देंगे। यहाँ की जो एनर्जी है वो भी यहाँ पे ट्रांसफर हो गई है, इसलिए ये बहुत ज्यादा ब्राइट और ये बहुत ज्यादा डार्क हमको दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ की एनर्जी भी यहाँ पे शिफ्ट हो जाती है। तो ऐसा देखने में ये पैटर्न हमको देखने को मिलता है। आज आपके फोन में किसी भी पिक्चर में जो हमें देखने को मिलती है इमेज, वो कहीं ना कहीं इनसे ही मिलके बनी हुई है। खैर अब तो टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो गई है, पर जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो इसने काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी ली थी, ठीक है। तो जैसे ये जो पार्ट है, सारे रेड वाले पार्ट ऊपर से जाके टकराएंगे तो क्या बनेगा, हमारा ब्राइट फ्रिंज। और जो ये ग्रीन वाले पार्ट्स है ये जहां पे लगेंगे तो ग्रीन और रेड, तो मिलेगा हमको डार्क फ्रिंज। ये था डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यंग्स का, ठीक है। अब हमें इसमें क्या कैलकुलेट करना है, पहली चीज तो हमें कैलकुलेट करना है कि यहाँ पे जो रिजल्टेंट, ये जो फ्रिंज होता है इसकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितना होता है, कितना यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड होगा, ठीक वो। दूसरा, इसकी वृद्ध कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, जैसे यहाँ पे बन रहे हैं ना, तो इनकी चौड़ाई कितना है, वो सब कुछ हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। हमको देखना है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या उनका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड होता है, कितनी इंटेंसिटी होती है और क्या क्या इनकी वृद्धि होती है। वैसे देखा जाए तो इनकी वृद्धि जो है सबकी सेम होती है, जो इनकी थिकनेस है सबकी वो सेम है, ठीक है। देखो बच्चों, अब हमको कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस पढ़नी है। दो वेव हमारे पास है जो दो अलग अलग स्लिट से निकल रही है। अब इसका एम्पलीट्यूड हो गया ए और उसका बी, इसका फेज एंगल 0 मानेंगे, इसका फेज एंगल जो है वो फाई है, ठीक है, इसके कंपैरेटिवली। तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y1 इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी और इसकी b साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, क्योंकि इसका जो यहाँ से ये 0 से शुरू नहीं हो रही है, ये 0 से शुरू हो रही है तो इसका फेज एंगल 0 हो गया है, इसका नहीं है। अब बात करते हैं सुपर इम्पोज की या सुपर पोजिशन का प्रिंसिपल। जब ये दोनों आपस में इंटरफेयर करेगी तो इनका जो मैग्नीट्यूड है वो एडअप हो जाता है। तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी y1 प्लस y2, दोनों को ऐड कर देते हैं तो a साइन ओमेगा टी प्लस b साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। अब क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्री में
साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा है, तो उसको हम वो कन्वर्ट करेंगे साइन ओमेगा टी प्लस बी। इसको लिखा जाएगा साइन ओमेगा टी कोस फाइव प्लस कोस ओमेगा टी साइन फाइव। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बी की मल्टीप्लाई अंदर कर देनी है, तो ए साइन ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी कोस फाइव प्लस बी कोस ओमेगा टी साइन फाइव। अब हमको इन दोनों में से साइन ओमेगा टी को कॉमन ले लेना है, तो यहां पे बचेगा ए प्लस बी कोस फाइव, बाहर आ जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस में बी। एक काम करते हैं, साइन फाइव को पहले लिख लेते हैं, साइन फाइव कोस ओमेगा टी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमको एक अलग से सिंबल यूज करना है इसकी जगह। देखो ये जो हमको दिया हुआ है, इसकी जगह मैं यूज करता हूं आर कोस थीटा, और इसकी जगह मैं यूज करता हूं आर साइन थीटा। ठीक है, अब चलते हैं अगले पेज पे। देखो ये हमने मान लिया है, आर साइन थीटा को माना बी साइन फाइव, आर कोस थीटा को माना ए प्लस बी कोस फाइव। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, दोनों को स्क्वायर करेंगे और ऐड कर देंगे। इधर आएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इधर स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो इसका तो आ जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस फाइव। ठीक है, अच्छा देखो यहां पे तो 1 हो जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा आर स्क्वायर। अब देखो बी के साथ यहाँ पे ये भी है और ये भी, तो यहाँ पे आ जाएगा बी कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, ये भी वन हो जाएगा, तो रिजल्टेंट आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस फाइव। तो रिजल्टेंट कितना निकला, जब ये दोनों सुपर इम्पोज करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस फाइव। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा, मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट आएगा, जब दो वेव आपस में इंटरफेयर करेगी तो उसका रिजल्टेंट ऐसे निकालेंगे। फाइव हो गया यहाँ पे फेज एंगल। ठीक है, एक बात हो गई। अच्छा एक बात समझो, जो ये तो हो गया एम्पलीट्यूड का रेजिस्टेंस। अगर मैं इंटेंसिटी की बात करूं तो इंटेंसिटी कितना होगी, टोटल इंटेंसिटी वो होती है हमारी के आर स्क्वायर, जो फाइनल या जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है उसका स्क्वायर। तो यहां पे क्या आएगा, के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस फाइव। ठीक है, अच्छा देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम इनको चेंज कर सकते हैं। हमने एक चीज पढ़ी थी, I1 होता है के ए स्क्वायर, ये फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी है, ये सेकंड वेव की बी स्क्वायर, ये सेकंड वेव की इंटेंसिटी है। तो यहां से हम ए स्क्वायर और बी स्क्वायर निकाल सकते हैं, यहां पे पुट करेंगे तो जो के यहाँ पे आएगा I1 डिवाइड बाई के, उससे ये कट हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कोस फाइव। ये हमने पहले भी देखा हुआ है। ठीक है, अब देखो बच्चों, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो क्या होगा, I1 अभी हमने क्या निकाला है, I1 प्लस I2, जो टोटल इंटेंसिटी होगी 2 अंडर रूट I1 I2 कोस फाइव। इसकी वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए क्या होगा, कोस की जो वैल्यू है इसकी वैल्यू 1 से कम होती है हमेशा, और मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 होती है। तो इस पूरे को मैक्सिमम होने के लिए कोस को मैक्सिमम होना पड़ेगा। तो अगर आई को मैक्सिमम होना है तो कोस फाइव को होना पड़ेगा 1। ठीक है, अब कोस फाइव किस एंगल पे होती है, जब हमारा जो एंगल होता है वो या तो 0 हो या 2 पाई हो, 4 पाई हो एक्सेट्रा। जब हमारा जो एंगल है या फाइव जो है वो 2 इवन के मल्टीपल में हो, ठीक है, पाई के इवन मल्टीपल में, तब होगा। तो इसका मतलब फाइव जो होना चाहिए हमारा 2n पाई। अगर ये फेज डिफरेंस है तब हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। दूसरा आता है पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस को x से लिखते हैं तो लैम्डा डिवाइड बाय 2 पाई, यहां पे होता है फेज एंगल। ठीक, ये वाली वैल्यू यहां पुट करेंगे तो हो जाएगा लैम्डा डिवाइड बाय 2 पाई इंटू 2 पाई n। ठीक है, एक हाँ ये कट, तो हमारा पाथ डिफरेंस आ गया n लैम्डा। अच्छा ये तो हो गया, चलो हमने थ्योरी लिख दी है, इसका मतलब क्या होता है। देखो बच्चों, जब एक वेव
जैसे कि मान लेते हैं ये पहली वेव है, ठीक है, और दूसरी वेव जब इसके पास आएगी, ठीक है, तो दूसरी वेव में जो फेज एंगल है या तो 0 से होना चाहिए, या तो वेव यहां से शुरू होनी चाहिए दूसरी भी, या 2 पाई मतलब यहां से शुरू होनी चाहिए। 1 मिनट रुको, इसे थोड़ा और आगे तक बनाता हूं, ठीक है, या तो वेव यहां से शुरू होनी चाहिए इसी के साथ, या वो होनी चाहिए यहां से, मतलब पूरी एक वेव कंप्लीट होने के बाद। मान लेते अगर वेव यहां से ही शुरू होती है, ठीक, तो वो यहां से ही आएगी, ठीक। तो जब दोनों के क्रेस्ट आपस में ज्वाइन करेंगे, दोनों वेव के क्रेस्ट जब ज्वाइन करेंगे, तो हमको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलता है। इसका मतलब होता है कुछ ज्यादा ब्राइटनेस, ब्राइट फ्रिंज यहाँ पे बनता है, ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा ब्राइट फ्रिंजेस। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो दोनों वेव के बीच में जो डिफरेंस है वो 1 पाई, एक लैम्डा का होना चाहिए, 2 लैम्डा या 3 लैम्डा, तो मल्टीपल में होना चाहिए किसी नंबर की। मतलब जब ये दोनों मिलेंगी तो कंप्लीटली मिलनी चाहिए, या तो वेव यहां से शुरू होकर मिले जाके, ठीक है। अगर जैसे कि यहां से सोर्स है और यहाँ पे हमारी स्क्रीन रखी हुई है, और एक वेव जो यहां से जाती है यहाँ पे मिलती है, और यहां से जो दूसरी वेव जाएगी, मान लेते वो भी इस टाइप से जा रही है, ठीक है। इन दोनों का अपर पार्ट क्रेस्ट टू क्रेस्ट, क्रेस्ट टू क्रेस्ट जब मिलते हैं तो बनता है ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो हमने पाथ एंगल बोला है, इसका मतलब या तो जो दूसरी वेव है ये लैम्डा के मल्टीपल में ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, जब ये यहां से निकलेगी तो लैम्डा के मल्टीपल में होना चाहिए। ये वेव जो है इस वेव से तो 1 लैम्डा बड़ी होनी चाहिए, 2 लैम्डा या 3 लैम्डा या 4 लैम्डा, ठीक है, पर जाके इनका मिलना चाहिए दोनों का क्रेस्ट इस पॉइंट पे, तब जाके हमको ब्राइट फ्रिंज देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं यहां से कितनी वेवलेंथ, मान लेते हैं 100 वेवलेंथ यहां तक पहुंची है, और यहां से पहुंची है कितनी, 120 वेवलेंथ। तो इनके बीच में जो पाथ का डिफरेंस है वो 20 वेवलेंथ का, 20 कंप्लीट वेवलेंथ का यहाँ पे डिफरेंस है। तो जो 20 आया है, 20 आया है, ये कंप्लीट नंबर आना चाहिए, ठीक है। तो दोनों के बीच में तो पाथ का डिफरेंस है, मतलब इसने वहां तक जाने में कितना पाथ कवर किया, इसने कितना किया। तो इन दोनों में जो पाथ का डिफरेंस है वो इंट्रीगल मल्टीपल होना चाहिए लैम्डा की, ठीक है। इसकी जो लेंथ होनी चाहिए वो 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 100 लैम्डा, 1000 लैम्डा नंबर में होनी चाहिए, बीच में कोई डेसिमल में नहीं होनी चाहिए कि इसको पहुंचने में मान लेते 100 लैम्डा लगे यहां तक जाने में और उसको 100.5 लैम्डा लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो फिर दूसरा इंटरफेरेंस हो जाता है, ठीक है। और फेज एंगल कितना होना चाहिए दोनों वेव के अंदर, या तो दोनों दोनों वेव एक ही पॉइंट से शुरू होनी चाहिए, या पहली जो है वो 0 से शुरू हो रही है तो अगली को 2 पाई से शुरू होना है, या 0 से शुरू हो रही है तो उसको 4 पाई से शुरू होना है। तो एक वेव कंप्लीट जब हो जाएगी तो उसके बाद दूसरी वेव को शुरू होना चाहिए। तो फेज एंगल या तो 0 हो या 2 पाई या 4 पाई, इसी क्रम में, तो हमको देखने को मिलेगा ब्राइट फ्रिंज। अब देखो बच्चों, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमको निकालना है, तो मतलब जो इंटेंसिटी है वो मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। मिनिमम कॉस कब होता है, इसकी वैल्यू मिनिमम होती है -1, और -1 किस एंगल पे होती है, या तो पाई हो, 3 पाई, 5 पाई, इस टाइप से। ओड नंबर में पाई का जो मल्टीपल है ओड नंबर है, पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, इस टाइप से। मतलब ये वेव कंप्लीट जाके यहाँ पे लगनी चाहिए, जो दूसरी वेव है वो बीच में से शुरू होना चाहिए, बिल्कुल लैम्डा, हाफ लैम्डा से शुरू, ठीक है। तो तब जाके हमको जो मिलेगा वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। एक वेव पूरी जब दूसरी आधी वेव से टकराती है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है, ठीक है। जो पाथ का डिफरेंस है इसके अंदर वो हो जाएगा लैम्डा, हाँ यहाँ पे जो हमारा फेज है वो हो जाएगा 2n-1 पाई, मतलब ओड नंबर में पाई होना चाहिए फेज का एंगल। पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, लैम्डा डिवाइड बाय 2 पाई, और यहाँ पे आ जाएगा 2n-1 पाई, ठीक है। ये कट, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको देखने मिलेगा 2n-1 लैम्डा बाय 2। मतलब जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए, अगर ये वेव पूरी कंप्लीट यहां तक जा रही है तो इसको आधा ही यहां तक पहुंचना है, कंप्लीट नहीं पहुंचना है यहां तक। जब इस पॉइंट पे मान लेते हैं कि इस पॉइंट तक जाने के लिए 100 लैम्डा यूज हो रही है, तो इसको जाने के लिए कितना होना पड़ेगा, 100.5 लैम्डा, समझे। तो ये पूरी यहां पे जा रही है वेव,
और इसकी आधी ही वेव यहां तक पहुंचनी चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा, इसके क्रेस्ट को इसका जो थ्रो है वो इंटरफेयर करेगा, तो ये एक दूसरे की एनर्जी को कैंसिल आउट कर देंगे और वहां पे डार्क फ्रिंज बनेगा। ठीक है, जब क्रेस्ट से थ्रो मिलता है तो डार्क फ्रिंज बनता है, डार्क फ्रिंज। ठीक है, और डार्क फ्रिंज बनता है तो जो हमने पैटर्न देखा था ब्लैक एंड व्हाइट का, वो यहाँ पे बनना शुरू हो जाता है। तो ब्राइट कहां पे मिलता है, जब दोनों वेव के क्रेस्ट आपस में इंटरफेयर करेंगे, एक का क्रेस्ट दूसरे का थ्रो आप आपस में इंटरफेयर करेंगे तो डार्क फ्रिंज बनेगा। ठीक है, तो पाथ का डिफरेंस कितना होना चाहिए, आधे का डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, आधे आधे पाई आधे लैम्डा के मल्टीपल में। ठीक है, जो वेवलेंथ होती है। और फेज एंगल कितना होना चाहिए, पाई, 3 पाई, 5 पाई। इसका मतलब होता है अगर एक वेव यहां से अपना आराम से जा रही है तो दूसरी वेव को इसके बीच से शुरू होना पड़ेगा, यहां से शुरू होगी। ठीक है, या यहां से शुरू होगी, यहां से शुरू नहीं होना है, यहां पे तो एंगल 2 पाई हो जाता है। तो या तो वेव ऐसे शुरू होगी। ठीक है, तो ये देखो, इस पॉइंट को देखो, ये नीचे है पॉइंट, ये ऊपर है, ये ऊपर, ये नीचे, तो एक दूसरे की एनर्जी को ये यहां पे कैंसिल आउट कर देते हैं और इसी की वजह से वहां पे डार्क फ्रिंज बनता है। ठीक है, तो ये थी कंडीशन कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। अब देखो बच्चों, कुछ फॉर्मूले याद रखना। अभी हमने जो रिजल्टेंट निकाला था, जब दो वेव आपस में इंटरफेयर करेंगी तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहां पे था हमारा cos फाइव। ठीक है, अगर यहाँ पे फाइव जो है, cos फाइव की वैल्यू 1 है, मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये 1 हो जाएगा। तो r की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, a प्लस बी होल स्क्वायर, ये मैक्सिमम के लिए आ गया, तो इसका मतलब a प्लस बी। अगर मिनिमम के लिए निकाले, मिनिमम में ये कोस कितना हो जाता है, -1, तो हमको मिलेगा a माइनस बी होल स्क्वायर, मतलब कि a माइनस बी। ठीक है, तो जब हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो ये हमारा मैग्नीट्यूड हो जाता है, और जब डिस्ट्रक्टिव होता है तो a माइनस बी। अब हम बात करते हैं आई की, इंटेंसिटी मैक्सिमम डिवाइड बाय मिनिमम इंटेंसिटी, इनका रेशियो अगर निकाले, मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है के रिजल्टेंट का स्क्वायर, मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा के a माइनस बी होल स्क्वायर। तो a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं मान लेता हूं कि a और b दोनों इक्वल है, मतलब जो दोनों वेव है दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, a और a कितना हो जाएगा। खैर वैसे अगर मैं यहाँ पे दोनों की वैल्यू अभी इसमें नहीं रखते हैं, इसको छोड़ो, क्योंकि नीचे 0 आ जाएगा। रेशो तो नहीं निकाल सकते, पर हाँ ये कह सकते हैं हम कि मैक्सिमम जो इंटेंसिटी आएगी, अगर a और b दोनों बराबर है तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, मतलब कि 4a, और मिनिमम इंटेंसिटी कितना आएगी, 0। ठीक है, तो समझो यहां की एनर्जी भी इसमें शिफ्ट हो गई है, इसलिए ये ज्यादा ब्राइट दिखता है और ये बिल्कुल डार्क। तो जो डार्क फ्रिंज है वहां से एनर्जी ब्राइट की तरफ चली गई है इंटरफेरेंस की वजह से। रेशो तो नहीं ले सकते क्योंकि नीचे 0 लिखेंगे तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। दूसरी बात आती है जो हमारी स्लिट है जिससे ये पास होती है, जो वेव यहां से पास होती है, इसकी थिकनेस मान लेते हैं W1 और इसकी W2, ये हो गई हमारी स्लिट। ठीक है, तो कैसे हम कंप्लीट करेंगे, तो हमारा जो रेशियो होता है W1 डिवाइड बाय W2 वो हो जाएगा I1 डिवाइड बाय I2, तो इक्वल टू a स्क्वायर डिवाइड बाय b स्क्वायर, ये याद रखना। ठीक है, इससे कितना इंटेंसिटी आ रही है, I1, इससे I2, और I1 का मैग्नीट्यूड कितना है, a स्क्वायर, और उसका b स्क्वायर। तो ये था हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, देखो बच्चों, अब हमें फ्रिज जो बताया उसकी वृद्धि निकालनी है। ठीक है, ये दो स्लिट हमारे पास है, यहाँ से दोनों वेव निकलती है और यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बनता है। क्यों, दोनों का क्रेस्ट यहाँ पे आके मिल जाता है। ठीक है, सेंटर से देखे तो ये डिस्टेंस हो गई x, ठीक, ये ओ हो गया इनके स्लिट के बीच का डिफरेंस, d हो गई दोनों स्लिट के बीच की डिस्टेंस, और d हो गई स्लिट और जो यहाँ पे रखा हुआ है हमारा स्क्रीन, उसके बीच की डिस्टेंस। अब हमें सबसे पहले निकाला है पाथ डिफरेंस। ठीक है, कि ये जिसकी लंबाई है इससे कितना ज्यादा है। हम यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे, तो ये जो देखो, ये जो वैल्यू आई है इसी को कहते हैं पाथ डिफरेंस, कि ये जो वेव है इसने इतना डिस्टेंस एक्स्ट्रा चला है। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू जो हम है ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस पूरे में से, इस पूरी लेंथ में से इसको माइनस करेंगे, मतलब पाथ डिफरेंस आ जाएगा हमारा बीपी माइनस एपी। इसी को कहते हैं पाथ डिफरेंस, जिसको हम
एक्स भी कहते थे, पर क्योंकि एक्स हमने अब यहाँ पे मान लिया तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे। सबसे पहले हमको निकालना है बीपी। बीपी कैसे निकालेंगे, वही हमारा, देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ठीक है। तो पहले तो देखेंगे ये पूरी डिस्टेंस कितना है और ये डिस्टेंस कितना है, तो दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। तो ये डिस्टेंस कितना है डी, तो डी स्क्वायर प्लस पी से लेके एफ के बीच की डिस्टेंस कितना है, यहां तक तो एफ हो गया, और ये वाली डिस्टेंस कितना है डी बाय टू, ठीक है। ये डी बाय टू और ये भी डी बाय टू, इसलिए पूरी डी हो गई। तो प्लस एक्स प्लस डी बाय टू होल स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया हमारा, अगर मैं इसको अंडर रूट में ले तो 1/2, ठीक है। एक काम करता हूं, डी बाहर ले लेता हूं, तो डी बाहर आ गया। तो यहां पे क्या बचेगा, क्योंकि पावर 1/2 है तो डी आ गया बाहर, यहां पे 1 प्लस, यहां पे बचेगा एक्स प्लस डी बाय टू डिवाइड बाय डी होल स्क्वायर, और पावर आ गई 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि हम बात करें अगर बीपी तो हमने निकाल लिया है। अब क्योंकि ये जो वैल्यू है और ये वाली वैल्यू है, ये काफी स्मॉलर वैल्यू हो जाएगी क्योंकि डी काफी डिस्टेंस पे है, तो हम बाइनोमियल यहाँ पे लगाते हैं। और बाइनोमियल लगाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो पावर होती है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाती है। तो हमारी जो बीपी की वैल्यू आएगी वो आएगी डी 1 प्लस 1/2 एक्स प्लस डी बाय टू होल स्क्वायर डिवाइड बाय डी स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा बीपी। अब हमें सिमिलर केस में क्या निकालना है, एपी। एपी में देखो वही हम परपेंडिकुलर, हमको ये वाली वैल्यू लेनी पड़ेगी पीई। तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, एक्स में से अगर मैं ये डी बाय टू को माइनस कर दूं तो यहाँ पे बस माइनस का साइन आ जाएगा। सिमिलरली आ जाएगा डी इक्वल टू 1 प्लस 1/2 एक्स माइनस डी बाय टू होल स्क्वायर डिवाइड बाय डी स्क्वायर। ये हो गई एपी। अब हमें एक में से दूसरे को माइनस करना है। जब इनमें से माइनस करेंगे डी तो बाहर ही है, तो बीपी माइनस एपी, ठीक है। तो इसमें से 1 प्लस 1/2 एक्स प्लस डी बाय टू डी स्क्वायर -1 माइनस 1/2 एक्स माइनस डी बाय टू होल स्क्वायर डिवाइड बाय डी स्क्वायर। यह आ गया, 1 से 1 कैंसिल, तो बीपी माइनस एपी। अब देखो ये जो डी है, एक डी कट जाएगा तो बाहर आएगा 1/2, 1/2 भी बाहर ले लेंगे तो ये अंदर बचा हमारा एक्स माइनस एक्स प्लस डी बाय टू होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस डी बाय टू होल स्क्वायर, ये बचा। अब यहाँ पे हम इसको जब सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे एक बार तो दोनों को ऐड करेंगे 1/2d। जब इन दोनों को ऐड करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, तो ऐड करने से ही क्या होगा, डी बाय टू कट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमको मिलेगा 2x, ठीक है। तो हमको मिलेगा क्या यहाँ पे 2x। जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो x माइनस हो जाएगा, इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे या इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा d, ठीक है। ये मिला हमको, तो 2 से 2 कट। तो जो पाथ डिफरेंस है हमारा, जो ये था बीपी माइनस एपी, तो पाथ डिफरेंस निकल के आया है एक्स डी डिवाइड बाय डी, ठीक है। ये तो हो गया पाथ डिफरेंस। अब हमें पता चलेगा कि जो हमारा फ्रिंज, पहला फ्रिंज बनेगा वो किस डिस्टेंस पे बनेगा और उसकी विड्थ कितना होगी। देखो बच्चों, ब्राइट फ्रिंज बनने के लिए पाथ डिफरेंस जो अभी निकला है एक्स डी डिवाइड बाय डी, ये होना चाहिए हमारा एन लैम्डा। अभी हमने देखा था कि अगर ब्राइट फ्रिंज बनना है तो एक वेव की लेंथ जो है दूसरी वेव से लैम्डा की मल्टीपल होनी चाहिए, इंट्रीगल मल्टीपल, ठीक। अब हमें यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाल लिया, तो बाकी सारी चीजें दूसरी तरफ, तो एन लैम्डा डी डिवाइड बाय डी। तो अगर हमको वैल्यू निकालनी है पहले फ्रिंज की, पहला फ्रिंज कहाँ बनेगा, तो एन की वैल्यू रखेंगे 1, तो हमारा आ जाएगा x1 लैम्डा डी डिवाइड बाय डी। तो पहला फ्रिंज हमारा इस डिस्टेंस पे मिलेगा, जो यहाँ की वेवलेंथ होगी उस लाइट की, स्क्रीन कितना दूर रखी है और दोनों स्लिट के बीच की डिस्टेंस कितना है। अच्छा, फिर उसके बाद आता है सेकंड, हमारा कहाँ बनेगा, सेकंड ब्राइट फ्रिंज बनेगा हमारा 2 लैम्डा डी डिवाइड बाय डी, ठीक है। उसके डिस्टेंस यहां से निकालेंगे। अगर मैं निकालूं यहाँ पे एन फ्रिंज फॉर एन, तो एक्सन आ जाएगा हमारा एन लैम्डा डी डिवाइड बाय डी, ठीक है। अब करते हैं डार्क फ्रिंज की बात। तो डार्क फ्रिंज में जो हमारा पाथ डिफरेंस होता है वो
इंटीग्रल ओड नंबर में, तो ये हो जाएगा 2n-1 लैम्डा, ये होना चाहिए हमारा लैम्डा बाय 2। ठीक है, तो जो पाथ डिफरेंस होता है वो लैम्डा बाय 2 के ओडली मल्टीपल होता है। ठीक है, या तो हम कहते हैं कि पाई बाय 2 का अंतर हो, या 3 पाई बाय 2 का अंतर हो, या 5/2 का अंतर हो। एक वेव और दूसरी वेव में 1/2, 3/2, 5/2 इस वेवलेंथ का अंतर होना चाहिए। एक्स की वैल्यू अगर यहाँ पे निकालेंगे तो 2n-1 लैम्डा डी 2d। ठीक है, ये आ गया हमारा। तो पहला डार्क फ्रिंज कैसे बनेगा, n की वैल्यू रखेंगे 1, तो जो पहला डार्क फ्रिंज बनेगा यहाँ पे n रखेंगे तो 2 में से गया तो 1 लैम्डा डी डिवाइड बाय 2d। सेकंड बनेगा हमारा, यहाँ पे 2 रखेंगे, 4 में से गया तो 3, तो 3/2 लैम्डा डी डिवाइड बाय डी। ठीक है, तो जैसे कि मैंने अभी बताया था, देखो बच्चों, जब हमें पता है कि यहाँ पे ब्राइट और डार्क फ्रिंज बन रहे हैं, अगर इसकी जो डिस्टेंस है सेंटर से, ठीक है, और इसकी जो डिस्टेंस है सेंटर से, ये ब्राइट की हो गई और डार्क की हो गई, तो इन दोनों की थिकनेस जो है हम इसमें से एक में से दूसरे को माइनस करके थिकनेस नहीं निकालेंगे। वैसे डार्क और ब्राइट दोनों की थिकनेस सेम होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक में से दूसरे को माइनस कर देंगे, और ऐसा करने से हमारा आ जाएगा वृत्त। तो बी से उसको लिखते हैं बीटा, तो फ्रिंज वृत्त। तो पहले ब्राइट फ्रिंज में से पहले डार्क फ्रिंज को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा डार्क फ्रिंज। या एक काम करते हैं, देखो ध्यान दो, यहां पे इसको मान लेते हैं कि n नंबर का फ्रिंज है। ठीक है, ये है हमारा ब्राइट फ्रिंज, और ये जो है हमारा x एक नंबर कम का ब्राइट फ्रिंज है। तो इन दोनों दो ब्राइट फ्रिंज के बीच में एक डार्क फ्रिंज होता है। तो अगर हम xn में से इसकी वैल्यू माइनस कर देंगे, अगर xn में से इसकी वैल्यू माइनस कर देंगे, तो बीच में जो वैल्यू आएगी वो डार्क फ्रिंज की ही तो वैल्यू आएगी, उसकी वृत्त की। तो डार्क और वैसे फ्रिंज की दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो हम क्या करेंगे, हम xn में से xn-1 को माइनस कर देंगे, मतलब जो nवें नंबर पे फ्रिंज बनना है उसमें से जो n से पहले वाला फ्रिंज है, सेम फ्रिंज, अगर ये हम ब्राइट के लिए ले रहे हैं तो ये ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, जैसे मान लेते हैं 10वें फ्रिंज की ले रहे हैं, 10वें और 9वें फ्रिंज की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, 10वें ब्राइट फ्रिंज की और 9वें ब्राइट फ्रिंज की, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो होती है वो हमको बताती है वृत्त की, फ्रिंज की वृत्त। वैल्यूज अगर हम यहाँ पे रखें तो ये आ जाएगा हमारा n लैम्डा d डिवाइड बाई डी माइनस, अब इसकी जगह हमको क्या रखना है, n-1 लैम्डा d डिवाइड बाई डी। इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा लैम्डा d डिवाइड बाई डी। ये हमारा फ्रिंज की वृत्त हो गई। तो चाहे ब्राइट के लिए लो या डार्क के लिए लो, दोनों की आ जाएगी लैम्डा d डिवाइड बाई डी, ये हो जाएगी दोनों की वृत्त। तो डार्क हो या ब्राइट हो, दोनों की सेम होती है। ठीक है, तो ये था हमारे फ्रिंज की वृत्त। इसी के साथ ये चैप्टर हो जाता है खत्म। अब मिलते हैं अगले चैप्टर में, जिसमें हम इसी चैप्टर का जो स्कैटरिंग है उसमें। अगर बच्चों आपको इसमें से कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, इस पर आपको पूरी फिजिक्स की चैप्टर मिलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।